आज हम लोग अपने उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। चलिए आपको एक बार टॉपिक का नाम याद दिला दे रहे हैं। क्या था टॉपिक का? हमारा नाम था व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, है ना। और ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था, तो पिछले वाले क्लास में हमने पूरी तरीके से इसका इंट्रोडक्शन लिया था, है ना। यूनियन लिस्ट क्या होता है ये भी जाना, स्टेट लिस्ट क्या होता है ये भी हम लोगों ने जाना, और कंकरेंट लिस्ट क्या होता है ये भी हम लोगों ने पूरी तरीके से जान लिया है। ठीक है, और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि और आगे में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करने वाले थे। आज देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है देयर आर सम सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बिकॉज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। देखिए आपने यूनियन लिस्ट पढ़ा, स्टेट लिस्ट पढ़ा, कंकरेंट लिस्ट पढ़ा, तीनों में अलग अलग मैटर के बारे में बात किया गया था कि कौन गवर्नमेंट किस मैटर पे बात कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, ये आपने जान लिया। लेकिन ये बात तब का था जब हमारा संविधान क्या हो रहा था, बन ही रहा था। यानी कि जब हमारा संविधान बन रहा था ना, तो उस समय पे ये डिसीजन लिया गया कि कौन गवर्नमेंट किस मैटर पे बात कर सकता है, कौन गवर्नमेंट किस मैटर पे डिसीजन ले सकता है, वो तो उस समय पे लिखा गया। लेकिन हमारा संविधान जब एक बार लिखा गया उसके बाद हमारे सामने क्या आता है, अलग अलग प्रकार का और सब्जेक्ट्स आना शुरू हो गए। क्योंकि देखो जैसे जैसे समय बदलता है ना, वैसे वैसे लोगों का ज़रूरत भी बदलता है, ज़रूरत भी बदलता है। क्योंकि हमारा संविधान जो है कब लिखा गया, 1946-47 के आसपास लिखा गया, और उस समय पे हमारे भारत में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं था। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हो गया, वही ऐप। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब क्या है आपका, एक ऐप है कि नहीं। गूगल क्या है आपका, एक ऐप है। तो उस समय पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं था, है ना। लेकिन बाद में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आया ना, तो यहाँ पे जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को तो इंक्लूड नहीं किया गया। तो अब सवाल ये है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को किस लिस्ट में इंक्लूड किया जाए, स्टेट में, यूनियन में, या फिर कंकरेंट में, किसके ऊपर ये डाला जाए। क्योंकि देखो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, इसके ऊपर भी नज़र होना चाहिए किसी गवर्नमेंट का। क्योंकि मालूम है, क्योंकि देखो यूट्यूब है ना, जैसे टिकटॉक था, चलो सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं, टिकटॉक है ना, था ना। टिकटॉक हमारे यहाँ पे कुछ समय पहले बैन हो गया। पबजी, टिकटॉक, ये कुछ ऐसे हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे पूरे भारत के लोगों को या तो हानि पहुंचा सकते हैं या तो फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो कोई ऐप भारत में लॉन्च होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर निगरानी रखने का काम किसका होगा। क्योंकि देखो बच्चे यदि ऐप यूज कर रहे हैं तो वो वही सीखेगा जो ऐप में है कि नहीं। जैसे टिकटॉक, छोटे छोटे बच्चे टिकटॉक वीडियो बनाना शुरू कर चुके थे, अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपना पूरा वीडियो में लगे हुए हैं। तो कौन से ऐप, यानी कि कौन से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कौन से ऐप हमारे भारत में लॉन्च होंगे, कौन से लॉन्च नहीं होंगे, इसके ऊपर बात कौन करेगा। क्योंकि इसके ऊपर तो कोई नियम कानून बना ही नहीं गया था। क्योंकि जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय पे थोड़ी ना था टिकटॉक, पबजी, ये सब नहीं था। तो इसके ऊपर बात कौन करेगा, यही बात यहाँ पे आपको सोचना है। ठीक है, तो जानते हैं इसके बारे में भाई, कौन बात करेगा इसके ऊपर। दीज टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स आर नॉन एज रिसाइडरी सब्जेक्ट्स। देखिए इसके ऊपर कौन डिसीजन लेगा ये तो हम लोग जानेंगे बाद में, लेकिन रिसाइडरी सब्जेक्ट्स किसको कहेंगे, ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे मैटर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया गया है। बात समझ में आ रही है, लेकिन बाद में वो क्या हो गया, हमारे सामने आया। एग्जाम्पल के तौर पे आपका सबसे बेहतरीन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय पे नहीं था, लेकिन संविधान बनने के बाद समय जैसे जैसे बीता वैसे वैसे हमारे सामने क्या आ गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ गया, है कि नहीं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे मैटर्स जो कि पहले नहीं थे और अब हो गए, और उनको इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया, तीनों लिस्ट में से किसी लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को हम लोग कहते हैं रिसाइडरी सब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल के तौर पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इसके ऊपर फिर डिसीजन लेगा कौन, है ना। चलिए जानते हैं इसके बारे में। लेटर आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेड दैट द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज रिलेटिंग रिसाइडरी सब्जेक्ट्स। तो बाद में हमारे संविधान में ये इंक्लूड किया गया कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई भी रिसाइडरी सब्जेक्ट्स क्यों ना हो, उसके ऊपर नियम कानून बनाने का अधिकार किसका होगा, यूनियन गवर्नमेंट का होगा। बात समझ में आ रही है। तो आपके कंट्री में जो टिकटॉक आया, आपके कंट्री में जो पबजी आया, ये किसके कारण से आया, इंडियन गवर्नमेंट के कारण से आया।
और बैन भी हुआ तो किसके कारण से हुआ? इंडियन गवर्नमेंट के कारण से ही बैन हुआ, है ना। अच्छा, बैन क्यों किया गया? बैन इसलिए किया गया क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को लग रहा था कि छोटे छोटे बच्चे अपना पढ़ाई लिखाई क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि यदि आप एजुकेट रहेंगे तो कोई आपको बुड़बक नहीं बना सकता है ना। तो इंडियन गवर्नमेंट को लगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो या फिर यूनियन गवर्नमेंट बोलो, उनको लगा कि ये ऐसे कुछ ऐप्स हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको कि बैन करना चाहिए, क्योंकि ये भारत के बच्चों को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट जाके उसको बैन कर दिया, नहीं। जितने भी हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी इंडिया में ऐप लॉन्च होते हैं, वो सारे के सारे किसके निगरानी में? सेंट्रल गवर्नमेंट के निगरानी में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के बच्चों पे अफेक्ट डाल सकता है, इसीलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो क्या अब आपको मालूम चल गया कि जो भी हमारे रिसाइडरी सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब कि जो पहले संविधान में इंक्लूड नहीं किया गया लेकिन बाद में वो हमारे सामने आ गया, तो उसके ऊपर नज़र रखने का काम किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, ये तो यहाँ पे आपने ये चीज़ जान लिया। अब थोड़ा सा कुछ और बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव द सेम पावर। चलिए, आपके सामने फिर से एक वर्ड आ गया, इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन से आपको क्या समझना है? इंडिया के अलग अलग स्टेट्स, ठीक है। तो यही वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि इंडिया में जो भी स्टेट्स हैं ना, जितने भी सारे स्टेट्स हैं, सबके पास पावर सेम नहीं है। किसी के पास पावर बहुत ज़्यादा है तो किसी के पास पावर बहुत कम है। अब आपको जानकर बड़ा हैरानी हो रहा होगा कि सर स्टेट्स तो सारे इंडिया के ही हैं, तो पावर सबके पास सेम होना चाहिए। आपके मन में ये सवाल आ सकता है, लेकिन जवाब है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे इंडिया में कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं, ऐसे भी कुछ जगह हैं जिनको कि पावर बहुत ज़्यादा है तो किसी को बहुत ही कम भी है। इसी के बारे में हम लोग अब जानेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं, कौन कौन से ऐसे जगह हैं भारत में जिनके पास पावर बहुत ज़्यादा है तो बहुत ही कम भी है। जानेंगे इसके बारे में। चल, सम स्टेट्स इंजॉय अ स्पेशल स्टेटस लाइक जम्मू एंड कश्मीर। हमारे भारत में कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनके पास की पावर बहुत ज़्यादा है तो किसी के पास पावर बहुत कम है, और कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जिनका जो स्टेटस है वो अलग ही है, यानी कि वो सबसे अलग है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर पहले था लेकिन अब नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे फिर भी लिख दिया है क्योंकि आपको समझाने में और आपको समझने में भी आसानी हो, ठीक है। देखिए, आपको मालूम होगा 370 आर्टिकल के बारे में। पहले जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल लगा हुआ था। 370 क्या कहता था? 370 ये कहता था कि कोई भी इंसान जम्मू कश्मीर में जाकर, बाहरी इंसान जो कि जम्मू कश्मीर का नहीं है, वो जाकर जम्मू कश्मीर में अपना ज़मीन नहीं खरीद सकता है, घर नहीं खरीद सकता है। यही कहता था हमारा कौन? आर्टिकल 370। लेकिन जब से आर्टिकल 370 हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हटाया गया है, अब हर इंसान क्या कर सकता है? जम्मू कश्मीर में जाके अपना ज़मीन खरीद सकता है, अपना घर बना के रह सकता है वहाँ पे। बात समझ में आ रही है? लेकिन आज के दौर में जो है, जम्मू कश्मीर को जो पहले स्टेटस मिला हुआ था, एकदम अलग स्टेटस, कि कोई भी जम्मू कश्मीर में जाके बाहरी इंसान ज़मीन नहीं खरीद सकता है, वहाँ पे घर नहीं खरीद सकता है, उसको हटा देने के बाद जो है अब उसका स्पेशल स्टेटस भी हट गया, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको समझ में ज़्यादा आ पाए, ठीक है। तो पहले जो है ना, जम्मू कश्मीर का स्टेटस ही अलग था, वो सारे चीज़ों से अलग था, वो सारे स्टेट से वो बिल्कुल अलग था। लेकिन अब वो जो है बिल्कुल एक नॉर्मल स्टेट है, ठीक है। लेकिन क्या था इसके बारे में जानिए आप। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जम्मू कश्मीर एक कितना, मतलब एक छोटा सा हिस्सा है हमारे कंट्री का, है कि नहीं, लेकिन इसका जो है ना एक अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन था। सोचो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री के लिए कितना होता है? एक ही वो होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा हमारा छोटा सा हिस्सा है भारत का जिसका कि कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या था? अलग था पहले। लेकिन अब जो है, अब नहीं, जब से आर्टिकल 370 हटा है तब से जम्मू कश्मीर भी भारत का एक नॉर्मल स्टेट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जम्मू कश्मीर का पहले जो है अपना एक अलग खुद का, अपना एक नया उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था। आगे बढ़ते हैं। मैनी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली। तो भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान के बहुत सारे ऐसे नियम कानून हैं, प्रोविजंस हैं जो कि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते हैं। पहले नहीं होते थे लेकिन अब होते हैं, क्योंकि अब क्या हो चुका है? आर्टिकल 370 हट चुका है। बात समझ में आ रही है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे बहुत सारे नियम कानून थे, ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस थे जो कि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, या फिर लागू होना भी है
तो उसको अप्रूवल मिलना चाहिए कहाँ से? जम्मू कश्मीर के स्टेट असेंबली से। जैसे हर एक स्टेट में क्या होता है, अपने एक स्टेट असेंबली होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, विधानसभा कहते हैं, जहाँ पे हमारे एमएलए जाकर बैठते हैं। तो यदि जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा नियम कानून लगाना है जो कि भारत के संविधान में लिखा हुआ है, तो उसको अप्रूवल मिलना चाहिए किससे? जम्मू कश्मीर के स्टेट असेंबली से, यानी कि वहाँ के सारे एमएलए से। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट इसमें? चलिए, तो जम्मू कश्मीर में हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजंस लागू होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा जम्मू कश्मीर के स्टेट असेंबली पे। यदि वो परमिशन दे दिया कि ठीक है इस बात को, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद को जम्मू कश्मीर में भी लागू किया जाए, यदि उन्होंने परमिशन दे दिया तो वहाँ पे वो लागू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो हर चीज़ हट चुका है, क्योंकि अब जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है वो सारा का सारा हमारा जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। ये पहले चीज़ था, लेकिन हमने आपको फिर भी समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ पाए। आगे बढ़ते हैं फिर। Indians who are not permanent residents of Jammu and Kashmir cannot buy land or houses here। पहले क्या था, जो जम्मू कश्मीर का परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, यानी कि जो जम्मू कश्मीर का परमानेंट निवासी नहीं है, मेंबर नहीं है, वो बाहर का इंसान, यानी कि कोई भी बाहर का इंसान जो कि जम्मू कश्मीर का नहीं है, वो जाकर जम्मू कश्मीर में पहले ज़मीन खरीद नहीं सकता था, या फिर वो घर भी नहीं खरीद सकता था। लेकिन अब जो है वो हर चीज़ फ्रीली कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ था पहले जम्मू कश्मीर का। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का स्टेटस ही पहले अलग था, है ना, सब कुछ उसमें अलग था। लेकिन आज के दौर में देखिए, हम लोग किसी भी स्टेट में जाकर ज़मीन खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, है ना। लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ ऐसा नहीं था पहले। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया आपका जम्मू कश्मीर का बात। ठीक है, आगे। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। हमारे भारत के, यानी कि इंडियन यूनियन फिर से आ गया, बार बार आ रहा है, मतलब कि इंडिया के कुछ स्टेट्स, यानी कि हमारे इंडिया में कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनके पास पावर बहुत कम है, जिनके पास पावर बहुत कम है। कुछ ऐसे हिस्से भी हैं हमारे भारत में जिनके पास पावर बहुत कम है, तो किसी के पास पावर बहुत ही ज़्यादा भी है। तो पावर किसके पास कम है भाई, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। दीज आर द एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड इट इज़ कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज, लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली एटसेट्रा। यूनियन टेरिटरी और भी हैं, जैसे हमारे पास कितना है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, दिल्ली है, हमारे पास और कौन कौन है, और यूनियन टेरिटरी के तौर पे दमन एंड दीव भी है ना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी है। ये सब हमारा क्या है, यूनियन टेरिटरीज है। और समझ में आ रही है, टोटल 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे जितने भी यूनियन टेरिटरी होते हैं ना, यूनियन टेरिटरी हमारे जितने भी होते हैं, उनके पास पावर बहुत ही कम होता है, उनके पास अपना खुद का पावर बहुत ही कम होता है। जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, ये सब क्या है, ये सब हमारे भारत का ही हिस्सा है, लेकिन हिस्सा होने के बावजूद भी इनके पास खुद का अपना पावर क्या है, बहुत ही कम है। क्यों पावर कम है, इसके बारे में जानिए। अब देखो, अच्छा चलो एक चीज़ और यहाँ पे बता देते हैं। हमारे ना जितने भी यूनियन टेरिटरी होते हैं, पहली बात तो उनके पास खुद का पावर कम होता है, दूसरी बात वो एरिया में स्टेट के मुकाबले छोटा होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरी होते हैं, वो उसका एरिया जो है स्टेट के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसको एक स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग और जानेंगे जब स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बीच में हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमारे इंडिया में यूनियन टेरिटरी बहुत ही छोटा सा हिस्सा है जिसके पास पावर क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। दिस यूनियन टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ अ स्टेट, यानी कि यूनियन टेरिटरी के पास वो सारा पावर नहीं होता है जो पावर स्टेट्स के पास होता है। स्टेट्स के पास पावर अपना अलग होता है और यूनियन टेरिटरी के पास पावर अपना अलग होता है। ठीक है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर होता है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यूनियन टेरिटरी में पावर कम होता है। अब आपको मालूम चलेगा कि आखिर यूनियन टेरिटरी में पावर कम क्यों होता है। ठीक है, जानिए क्यों होता है। देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर्स इन रनिंग दिस यूनियन टेरिटरीज। सोचो, यूनियन टेरिटरीज को रन करने के लिए किसका पावर वहाँ पे काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप हो गया,
फिर से चंडीगढ़ हो गया, ये सब हमारे भारत का ही हिस्सा है ना। वहाँ का जो गवर्नमेंट है उसका पावर खुद क्या है, कम है, लेकिन ज़्यादा पावर किसका है वहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। मतलब कि वहाँ का जो देख रेख है ज़्यादातर करता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यूनियन टेरिटरीज एरिया में क्या होता है, स्टेट के मुकाबले छोटा होता है। दूसरी बात, उनका पावर कम होता है। पावर क्यों कम होता है उनका, क्योंकि उसके ऊपर कंट्रोल कौन कर रहा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा होता है। ठीक है, याद रहेगा ये चीज़। चलिए, बहुत बार ना एग्ज़ाम में पूछा गया है, ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है, जब हम आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख रहे थे तो वहाँ पे हमको एक चीज़ मिला। क्या मिला, वहाँ पे ना स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के बीच में डिफरेंस पूछा गया है ना। तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के बीच में खास दो डिफरेंस है, इसको आप जान लीजिए यहाँ पे क्या है। सबसे पहला स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। इट इज़ बिग इन एरिया। पहली बात तो स्टेट्स जो होते हैं वो एरिया में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। यूनियन टेरिटरीज इट इज़ स्मॉल इन एरिया, ये हमारे एरिया में थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स गवर्नमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज़ कंट्रोल एंड मैनेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट्स हमारे जो भी हैं वो कंट्रोल और मैनेज किसके द्वारा किए जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किए जाएंगे। लेकिन यूनियन टेरिटरीज जो भी हमारे होते हैं वो कंट्रोल और मैनेज किए जाते हैं किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यही दो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको एग्जाम में परेशान कर सकता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ से आप बेसिकली क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से आप ये देख पा रहे हैं कि हमारे इंडिया में कुछ ऐसे भी जगह हैं जिसके पास की अलग ही पावर है। एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर। कुछ ऐसे भी हिस्से हैं इंडिया के जिसके पास पावर क्या है, बहुत ही कम है। एग्जाम्पल के तौर पे यूनियन टेरिटरीज। कुछ ऐसे भी हिस्से हैं हमारे भारत के जिसके पास पावर बहुत ही ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे स्टेट्स। ठीक है, तो यही चीज़ हमारा यहाँ पे था। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा आपने यहाँ पे देख लिया कि इन दोनों के बीच में कंपेयर क्या है, यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी आपने यहाँ पे देख लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। और क्या लिखा हुआ है देखो, और लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेज टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। देखिए आपने क्या देखा यहाँ पे, आपने ये देखा कि जम्मू कश्मीर का पावर एकदम अलग है, उसका स्टेटस ही अलग है ना। यूनियन टेरिटरी को कंट्रोल कर रहा है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट को कंट्रोल कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है। तो ये जो पावर का शेयरिंग करने का अरेंजमेंट है इसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब ये कि जम्मू कश्मीर को पावर अलग दे दिया गया, यूनियन टेरिटरी को पावर अलग दे दिया गया कि जाओ सेंट्रल गवर्नमेंट तो इसको कंट्रोल करो। स्टेट को पावर अलग दे दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट ही स्टेट को देखेगा। ये जो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट है इसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल वाली बात है। क्यों मुश्किल वाली बात है इसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। देखिए, एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा, विथ एट लीस्ट 2/3 मेजोरिटी। यदि आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है वो हट जाए, आप चाहते हैं कि यूनियन टेरिटरी को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल ना करे, वहाँ के खुद के गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करे, यदि ऐसा आप चेंजेस चाहते हैं, पहली बात तो मुश्किल है। दूसरी बात, मुश्किल इतना भी मुश्किल नहीं है कि उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सहमति चाहिए दोनों पार्लियामेंट्री हाउस से, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों से आपको, यानी कि दोनों से आपको अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल कितना चाहिए, 2/3, यानी कि 3 कोना मेंबर है तो 3 कोने में से 2 कोने वाले मेंबर ऐसे होने चाहिए जो कि उसको क्या कर दे, हाँ कर दे। मतलब कि हाँ इसमें क्या कर दो, बदलाव कर दो। मतलब मान लो कि यदि हमारा 75 मेंबर है तो 75 मेंबर में से 50 मेंबर ऐसे होंगे जो कि क्या कहेगा, यस बदलाव कर दिया जाए, तो बदलाव हो जाएगा, है ना। यानी कि पहली बात तो बदलाव करना मुश्किल है, और मुश्किल उतना भी नहीं है कि बदलाव नहीं किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। लेकिन हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों पार्लियामेंट्री हाउस से, लोकसभा और राज्यसभा से परमिशन लेना पड़ेगा, वो भी 2/3 मेजोरिटी के साथ। ठीक है, इतना ही नहीं, और भी यहाँ पे मुश्किल वाली बात है। देन इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। उसके बाद मान लो वहाँ से वो पास भी हो गया, 2/3 मेजोरिटी के साथ वो पास भी हो गया, तो यहाँ पे फिर से अप्रूवल लेना पड़ता है जितने भी हमारे स्टेट्स हैं
अभी 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स का हाफ कर दो 14 स्टेट्स, तो 14 स्टेट्स के लेजिस्लेचर लोगों से भी परमिशन मिलना चाहिए। बात समझ आ रही है? मतलब कि 14 स्टेट्स के जो हमारे एमएलए होते हैं उन सभी से भी परमिशन मिलना चाहिए कि हाँ इसको बदल दो, तब जाकर चेंजेज होता है हमारा। बात समझ में आ रही है? तो अब जरा इस चीज़ को आप समझिए कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 जो हटाया गया, हटाने से क्या हुआ, कोई भी इंसान वहाँ पे जाके क्या कर सकता है, अब ज़मीन खरीद सकता है, घर खरीद सकता है ना। और जम्मू कश्मीर में भी कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा, अब इंडिया का ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा, यानी कि जम्मू कश्मीर का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था वो पूरी तरीके से खत्म, है ना। तो अब जरा बताओ कि जम्मू कश्मीर से जो आर्टिकल 370 हटाया गया, क्या वो इतना आसान था हटाना? नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को? उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों पार्लियामेंट्री हाउस से 2/3 मेजोरिटी के साथ अप्रूवल मिला होगा। उसके साथ ही साथ 14 स्टेट से भी, 14 स्टेट्स के लेजिस्लेचर से भी उसको परमिशन मिला होगा, तब जाकर आर्टिकल 370 हटा होगा। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जुडिशरी के बारे में, हमारे जजेस के बारे में। द जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। देखिए हमारे यहाँ पे जो जुडिशरी है, जुडिशरी बेसिकली हमारा जो कोर्ट है, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट कोर्ट, जो भी कोर्ट है आपका, वो किसका काम करता है? वो एक अंपायर का काम करता है। ये बात हमने आपको पहले भी कहा है। अंपायर का काम क्यों करता है भाई? क्योंकि हमारे संविधान में जो भी प्रोविजंस है, मतलब कि जो भी नियम कानून बात लिखा गया है, उसके ऊपर नज़र रखने का काम यदि किसी का है तो वो काम किसका है? हमारे जुडिशरी का है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और लिखा हुआ है ना, गवर्नमेंट कुछ और पॉलिसी निकाल दे रहा है, उसके अगेंस्ट निकाल दे रहा है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और लिखा हुआ है, हमारे गवर्नमेंट जो है उसके खिलाफ कुछ निकाल दे रहा है, तो इसके ऊपर डांटने का काम कौन करेगा? गवर्नमेंट को डांटने का काम कौन करेगा? हमारा जुडिशियरी सिस्टम ही करेगा, यानी कि हमारा कोर्ट करेगा। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है वो पूरी तरीके से लागू हो रहा है कि नहीं, उसके ऊपर बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, इसके ऊपर जो है देख रेख का काम हमारा जुडिशियरी ही करता है। ठीक है, आगे इफ देयर इज, अच्छा यहाँ पे दिस लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देयर कर लीजिएगा। ठीक है, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स, द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। यानी कि मान लीजिए डिवीजन ऑफ पावर को लेकर, डिवीजन ऑफ पावर का मतलब क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में जो पावर शेयर हो रहा है उसको लेकर यदि किसी भी प्रकार का झगड़ा होता है उत्पन्न, तो इसके ऊपर फैसला सुनाने का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का। यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम ही ये है कि अपने जो कंट्री में संविधान है वो अच्छी तरीके से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका देखभाल करो, और यदि लागू करने के प्रोसेस में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है उसके ऊपर भी अच्छा डिसीजन सुना के सुख शांति का माहौल क्रिएट करो। ये काम किसका है? ये काम है हमारे जुडिशियरी का। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये भी जान लिया, जुडिशियरी में भी बेसिकली इसमें हमारे सामने आते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कोई समस्या अब यहाँ पे? हर एक चीज़ समझ में आ रही है? चलिए, तो यहाँ पे आपने इस पॉइंट को भी बहुत ही गहराई के साथ पढ़ लिया। आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी ये चीज़ समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वाले क्लास में, और अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है हाउ इज ए फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।